गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडक्शन के बारे में। और आज का वीडियो मेरा कंडक्शन का पहला वीडियो है। बच्चों मेरे को एक चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताजी की पाठशाला। और इस पाठशाला पे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताजी की पाठशाला पे मेरे पापा आपको हीट ट्रांसफर में कंडक्शन के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में। तो चलिए बच्चों हेडिंग डालिए हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है, हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ हीट। और फ्लो ऑफ हीट होता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हमारा फ्लो ऑफ हीट होता है। ठीक है बच्चों। तो फ्लो ऑफ हीट के तीन मेथड है बच्चों। सबसे पहला होता है हमारा कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन जो कि हमारा सॉलिड्स में होता है, सॉलिड का फिनोमिना है। नंबर 2 होता है बच्चों हमारा कन्वेक्शन जो कि हमारा लिक्विड एंड गैसेस दोनों में होता है, ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों हमारा रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन। और ये बच्चों अधिकतर होता है हॉट बॉडी में। और ये बच्चों सॉलिड, लिक्विड, ठीक है, एंड गैसेस, ये तीनों में होता है, ठीक है। रेडिएशन हमारा हर कंडीशन में होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे जो सिलेबस में है उसमें हम जो है कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, कन्वेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत सी बातें हमारी होंगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टडी करते हैं कंडक्शन के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंडक्शन हमारा कहां पे होता है, सॉलिड्स में होता है, ठीक है। कंडक्शन हमारा सॉलिड्स में होता है। और कंडक्शन सॉलिड्स में होना मजबूरी है, क्योंकि जो है कंडक्शन का फिनोमिना किसी कंडक्टर में होता है बच्चों, सबसे पहले आप नोट करिए। और कंडक्टर जो हमारा अधिकतर होते हैं मेटल्स। तो हम जो बात करेंगे सॉलिड मेटल्स की ही बात करेंगे, सॉलिड मेटल्स की ही हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ इसमें। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि फिनोमिना ऑफ जो है कंडक्टर डिपेंड करता है कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास सपोज करिए कि क्या है, इस तरीके से एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इधर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और इधर टेम्परेचर लो है। तो जाहिर सी बात है कि हीट का फ्लो इधर से इधर होगा। अब कैसे होगा, हमारे जो है इसके मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, इस तरीके से टाइटली पैक्ड है, यहां से यहां तक पूरे में इस तरीके से पैक्ड है। तो किस चीज के थ्रू हमारा जो है कंडक्शन होगा, तो वो बच्चों होगा हमारा कोलिजन, ठीक है, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, ये हमारा होता है। देखिए क्या होता है कि इसको हम जब देंगे तो इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये इसको कोलिजन होगा तो हमारा जो है हीट का ट्रांसफर इधर से उधर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, कि ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड में हमारा जो है मॉलिक्यूल की पोजीशन फिक्स होती है, तो इसमें कोलिजन कहां से हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जो है हीट क्या होता है, हीट होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट एक फॉर्म होता है एनर्जी का। और बच्चों यहां पर एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, वो होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स में होती है वाइब्रेशनल मोड में, यानी कि हमारे पास क्या होता है, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो होती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है कि जब हम इसको हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण जो है ये वाइब्रेशन में आ जाता है, वाइब्रेशन करता है। तो जैसे कि इसको पहले हमने दिया हीट, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो ये वाइब्रेशन में आया, तो इसकी वजह से इसका कोलिजन इससे हुआ, तो ये भी वाइब्रेशन में आया,
फिर इसका कोलिजन से हुआ तो ये भी वाइब्रेशन में आया। इस तरीके से इनका वाइब्रेशन एक दूसरे को ट्रांसफर होता जाएगा, यानी कि हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी और फाइनली जो है हीट हमारी इधर से इधर तक पहुंच जाएगी। थोड़ा पहुंचने में टाइम लेगी तो हमारा क्या होगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से जो है हमारा हीट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बेसिकली क्या होता है कि कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है हीट ट्रांसफर के लिए। ये बच्चों हो गया हमारा फिनोमिना ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। ये हो गया हमारा फिनोमिना ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। अब बच्चों देखिए यहां पर जो है हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्टेडी स्टेट में हमारा हीट ट्रांसफर कितना होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है कि स्टेडी स्टेट में हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट, ये हमको पढ़ना है। ठीक, हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट। तो बच्चों जब हम किसी भी कंडक्टर को हीट सप्लाई करते हैं तो हीट के ट्रांसफर में दो जो है स्टेट आते हैं। एक होता है हमारा वेरिएबल स्टेट, ठीक है, वेरिएबल स्टेट, और दूसरा बच्चों होता है हमारा स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट। जब हम हीट सप्लाई करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा हीट जो है वो जो जाता है वेरिएबल स्टेट में और थोड़ी देर बाद वो स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए बच्चों हमारे पास ये कंडक्टर है इस तरीके से, इसका इनिशियल टेम्परेचर कुछ है, इधर हमने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट देना शुरू किया और इसका जो टेम्परेचर बच्चों सपोज करिए इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, और इधर का टेम्परेचर जो है हमारा कुछ था, उससे हमें कोई मतलब नहीं क्या था। ठीक है, जाहिर सी बात है इधर से ऐसे था। तो बच्चों क्या होगा जब हम इसको हीट देंगे, हीट जब इसको देंगे तो इसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ना स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट होगा। ठीक, और थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो पहले शुरुआत में क्या होगा, ये 10 पे था तो सपोज करिए यहाँ 20 हुआ, यहाँ पे हमारा 10 हुआ, यहाँ पे कुछ 10 हुआ है, इस तरीके से 10 रहा। फिर क्या हुआ, बढ़ा 20 के बाद ये हमारा जो है यहाँ हो गया 30, ये हो गया 20, ये हो गया 18, ये रहा 10, और फिर उसके बाद फिर ये बढ़ा। ठीक है, सपोज करिए फिर ये बढ़ा, बढ़ने के बाद क्या हुआ कि ये हो गया 50, ये हो गया 40, ये हो गया 30 और ये हो गया 20, इस तरीके से हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बढ़ा ये, ठीक है, फिर बढ़ा, और बढ़ने के बाद जो है सपोज करिए ये यहाँ पे हो गया 100, इसके बराबर ये हो गया 80, ये हो गया 60, ये हो गया 40, और इधर बच्चों कुछ टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का था वो हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा कि जैसे ही हम इस कंडक्टर को हीट सप्लाई करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाता। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला हमारा जो 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम 100 ही दे रहे हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और ये आगे जो टेम्परेचर इसको इसलिए देगा क्योंकि हमारा टेम्परेचर आगे कम है तो टेम्परेचर हमारा हीट हमारा फ्लो होती रहेगी। अगर टेम्परेचर पूरे में हो गया बराबर तो हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो हीट फ्लो के लिए जो है टेम्परेचर का डिफरेंस हमारा रहता है, तभी हीट फ्लो होती है। और एक कंडीशन ऐसी पहुंचती है कि इसके हर एक क्रॉस सेक्शनल का जो है वो हमारा जो है हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद चाहे हम इसको कितनी भी हीट सप्लाई करें, इसका जो है टेम्परेचर नहीं बदलता। ठीक है, ये एक स्टेज पहुंचती है और बच्चों इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। बात आ गई समझ में? इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब देखिए बच्चों, अब देखिए क्या होता है कि जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है और हम इधर से उसको हीट सप्लाई करना चालू रखते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जितनी भी हीट इधर से देंगे वो इधर से सप्लाई हमारी हो जाएगी। अब जो है हमको जितना भी कहानी पढ़नी है वो पढ़नी है हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट। इन स्टेडी स्टेट हमको ये पढ़ना है। मतलब जब हमारा कंडक्टर हीट सप्लाई के बाद स्टेडी स्टेट पे पहुंच जाता है तो हमारा
जो है हीट ट्रांसफर का फिनोमेना क्या होता है बच्चों, हमको ये देखना है। जबकि हमारे पास यहाँ पर सपोज करिए टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है, इधर का 100 है, इधर का 20 है, या कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन है, तो हमारा हीट किस तरीके से फ्लो हो रहा है, हमको ये देखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पूरी हो गई कहानी। अब चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हमारा इस पे कंसेप्ट क्या लगता है और इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है और कंसेप्ट इसमें कौन सा लगता है। ठीक है बच्चों, तो सपोज करिए कि हमारे पास एक इस तरीके से एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, लेंथ एल है, इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, T1 इज ग्रेटर देन हमारा T2 है, और इससे जो है T सेकेंड्स में हमारी जो है Q हीट फ्लो होती है, Q जूल हीट फ्लो होती है बच्चों। यहां पर ये हमने देखा, तो एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया वो ये आया कि T सेकेंड में जो हमारी Q हीट फ्लो होती है वो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, वो Q हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के, वो Q हमारी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, जितने टाइम तक हमने हीट उसको सप्लाई करी, और वो Q हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। इन 4 फैक्टर पे दी गई हीट जो है डिपेंड करती है, इन 4 फैक्टर पे हमारी दी गई हीट डिपेंड करती है बच्चों। इसको जब हम कंबाइन करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो आता है रिलेशनशिप वो कुछ इस तरीके से आता है, वो आता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाई L। इसको हमने इस तरीके से बनाया तो हमारे पास ये निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल टू पे लाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो होता है Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाई L। इस तरीके से हमारे पास आता है बच्चों। के हमारे पास एक कांस्टेंट आया और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और जो है या इसको हम केवल थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं, इसको हम केवल थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। अब देखिए एक बात सुनिए, थर्मल कंडक्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है। जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उससे हीट हमारी सप्लाई ज्यादा होगी, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उससे हीट जो है हमारी कम सप्लाई होगी। जैसे कि कॉपर की ज्यादा होती है, अब जैसे हम ले ले स्टोन की या वुड की तो उसकी कम होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू देख करके हम ये पता कर लेते हैं कि किसमें से हमारी हीट ज्यादा सप्लाई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा हमारा फार्मूला हुआ किसका, कि एक क्रॉस सेक्शनल एल लेंथ के जो है कंडक्टर से हम जो है टी टाइम में कितना जो है हीट का फ्लो करवा सकते हैं, ये हमारा फार्मूला हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से हम थोड़ी सी बात करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और बेसिकली बच्चों इसके यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नीट 2019 के पेपर में इसका डायरेक्ट यूनिट पूछा गया है कि क्या है, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ के यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी की हमारी जो है यूनिट क्या होती है बच्चों। जो हमारा फार्मूला आया था हीट ट्रांसफर हीट का, वो आया था के ए डेल्टा टी इंटू टी डिवाइडेड बाई एल है बच्चों। डेल्टा टी जहां पे है वो है हमारा T1 माइनस T2, हमने इसकी जगह ये लिख दिया बच्चों। अगर हम इसे के निकालें तो के की वैल्यू आ रही हमारी क्यू एल डिवाइडेड बाई ए,
डेल्टा टी और नीचे आएगा इसके साथ टी, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों आएगा यूनिट ऑफ के इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए जूल मीटर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर हो गया हमारा के में और टाइम हो गया सेकंड में, मीटर से ये कट जाएगा तो बच्चों हमारे पास आएगा जो यूनिट आई वो आई जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। ये देखिए इस तरीके से आ गया, ये हमारे पास एक यूनिट आई। बच्चों अगर हम लिखें तो ये आ रहा है, इसको देखें दोनों को जूल और सेकंड को साथ मिले तो ये आ रहा है जूल पर सेकंड मीटर इनवर्स के इनवर्स। बच्चों जूल पर सेकंड जो होता है वो होता है वाट, ये पावर की यूनिट है। तो बच्चों जो हमारा आता है वो आता है इस तरीके से वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स, ये हमारा हो गया यूनिट ऑफ के। और ये भी हुआ के की यूनिट, एक देखिए ये हुई और दूसरी हमारे पास ये हुई, और ये हमारा जो है आया था नीट 2019 के पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। आप देख लीजिएगा पेपर उठा करके, ठीक है। इसलिए हमेशा यूनिट और डायमेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं। और थर्मल फिजिक्स में थर्मल के 3 चैप्टर जो है हमारे, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें जो है हमारा यूनिट और डायमेंशन बहुत ज्यादा हमको ध्यान रख के देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है। बच्चे इसको मेरी बात को हल्के में लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यूनिट और डायमेंशन को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसके बाद ये हमारे हो गए यूनिट, अब निकालते हैं इसका डायमेंशन। तो देखते हैं कि हमारा डायमेंशन क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी का। तो बच्चों कुछ नहीं है, यहीं से डायमेंशन निकालते हैं इसका, बड़े फ्रेम से निकल के आ जाएगा, बहुत आसान होता है डायमेंशन निकालना। तो लिखिए डायमेंशन ऑफ के यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी, वो देखिएगा क्यू होगा हमारी एनर्जी, तो ये हो गया ml² टी की पावर -2, ये एनर्जी का होता है बच्चों इस तरीके से। L है लेंथ और ये हमारा आएगा इस तरीके से L, और नीचे बच्चों ये हो जाएगा L², ठीक है। एरिया है ये हो गया, ये होगा हमारा K और ये होगा बच्चों हमारा T, इस तरीके से होगा T, यहां पे आ गया, ठीक है। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा ml, ठीक है, T की पावर -3 और K की पावर -1, ये बच्चों आएगा हमारा डायमेंशन ऑफ K, ठीक है। डायमेंशन ऑफ K वो बच्चों हमारे पास ये निकल के आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास पूरी बात हो गई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, जितने भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है सबके यूनिट एंड डायमेंशन की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, तो ये एग्जामिनेशन में ये किसी भी रूप में हमारे सामने आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब चलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 3 टेक्निकल टर्म की, और इसको आपने यदि सीख लिया तो किसी भी पेपर में चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर जाओगे, अगर आप पहली बात मेरी आपने सुन ली, और दूसरी चीज जो है आप उसको अप्लाई करना सीख लें। अगर ये 2 चीज आपने सीख ली तो फिर आप कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो वो आप कर लोगे। जो बात मैं बताने जा रहा हूं, ये जो मैं कंडक्शन का दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें हमारा जो है कंसेप्ट एक स्टेप आगे चला जाता है, ठीक है, एक स्टेप आगे चला जाता है, लेकिन उसकी न्यू उसी बात से पढ़ने जा रही है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले पॉइंट जो है बच्चों हमारे पास वो है, ठीक है, वो है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इस चीज को बच्चों हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है हमारा हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन का, ठीक है बच्चों।
अब देखिए दूसरा पॉइंट बच्चों आएगा हमारा, वो आएगा हीट करंट का, ठीक है, वो आएगा बच्चों हीट करंट का। और तीसरा पॉइंट आएगा बच्चों हमारा आएगा, वो आएगा थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस बच्चों यही हमको सीखना है। इसमें हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको सीखना पड़ेगा। और सीख करके आपको अप्लाई करना आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कठिन से कठिन जो है सॉल्व करने में सक्सेस हो जाओगे, जो कि हमारा आएगा हमारा हीट ट्रांसफर कंडक्शन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में। ठीक, तो बच्चों जैसा हमारे पास लिखा है, चलिए हम उसी टर्म में बात करते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है बच्चों हमारे पास L, और टेम्परेचर इधर का T1 है, इधर का T2 है, और T1 इज ग्रेटर देन T2, इस तरीके से हमको दे रखा है। T1 इज ग्रेटर देन T2 हमको दे रखा है बच्चों। और देखिए हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा T1 माइनस T2, और टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हम बोलते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसकी अगर हम डिस्टेंस या लेंथ से रेशियो निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। और बच्चों इसमें क्या होता है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था के ए डेल्टा टी इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। तो अगर हम कायदे से देखें तो के ए टी डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल इस तरीके से आया था बच्चों। ये हमारा हो गया देखिए टेम्परेचर ग्रेडियंट। कई बार जो है क्वेश्चन में घुमा करके इस तरीके दे देता है कि हीट जो है सप्लाई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी टेम्परेचर ग्रेडियंट की, टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया और ये इसके इस तरीके से हो गया। अब बच्चों क्या होता है, ये फिनोमिना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये फिनोमिना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको बता दूं। ठीक, ऐसा होता है कि इसके अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं बच्चों, इसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं, सपोज करिए एक हमने यहां पे इस तरीके से कर लिया, सपोज करिए ये हमारे पास dx है और यहां सा टेम्परेचर डिफरेंस हमारा dt है, तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो बच्चों हो जाएगा dt बाई एक्स। और ये बच्चों क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द कंडक्टर। ये हमारी बात होती है थ्रू आउट द कंडक्टर, ये हमारा कांस्टेंट होता है और इसको हम जो है इस फिनोमिना को यूज करते हैं। और बच्चों देखिए क्या होता है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी कभी हमारा, जैसे ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो गया, कभी कभी हमारे पास इस तरीके से एक कंडक्टर होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द लेंथ हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इंक्रीज होता है। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार बढ़ रहा है, इधर कम था इधर जाता है, लेकिन यहां पर भी हमारा जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट यहां पर हमारा कांस्टेंट होता है और यहीं पर इस फिनोमिना को हम यूज करते हैं। जैसे कि इतनी दूरी पे हम यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लें, ठीक है, स्ट्रिप यहाँ पे ले लें और यहाँ पे निकालें dt बाई dx, तो वो हमारा वही आएगा जो इस पूरे लेंथ के लिए आएगा। ठीक है, और इसी में हम इसका फिनोमिना यूज करते हैं। मैं वीडियो के सबसे लास्ट में जो है इसी कंसेप्ट पे आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो कि SC वर्मा जी के बुक से है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, इसी क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बच्चों ये होता है हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट जो कि होता है हमारा dt बाई dx। अब चलिए एक बात बताएं, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, यानी कि अगर हम टेम्परेचर वर्सेस जो है डिस्टेंस या लेंथ एक ग्राफ बनाएं तो देखिए वो हमारा किस तरीके से आएगा और कैसा आएगा। ठीक है, वो देखिए मैं आपको बनाकर बताता हूं कि वो ग्राफ हमारा कैसा आएगा और किस तरीके का आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ग्राफ देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। ठीक, तो बच्चों जरा इसकी स्टडी हमको इन डिटेल करनी पड़ेगी। देखिए क्या हुआ
कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है बच्चों हमारे पास L, ठीक है, और इधर टेम्परेचर है T1, इधर टेम्परेचर है T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक, T1 इज ग्रेटर देन T2। अब देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर जो ग्रेडियंट होगा बच्चों हमारे पास वो होगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेल्टा T बाई L, ठीक। अब यहां पर एक पेंच है बच्चों, पेंच ये है कि L हम मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं। अगर हम मेजरमेंट L का इधर से स्टार्ट करते हैं तो इधर बढ़ेंगे, और यदि हम L का मेजरमेंट इधर से स्टार्ट करते हैं तो हम इधर बढ़ेंगे, और यहीं पे कहानी बदलती है। होता क्या है कि जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, इधर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो हमारा आता है टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है बच्चों, यानी कि डेल्टा T डिवाइडेड बाई L आता है, वो आता है निगेटिव। और जब हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो डेल्टा T L का जो वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव, ठीक है, कैसे, ठीक है, कैसे। अब बच्चों इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ हमको किसी भी तरीके का दे सकता है, ठीक। तो चलिए फिर से इसको बनाते हैं, फिर से इनको बनाते हैं और देखिए हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, हमने लिखा टेम्परेचर ग्रेडियंट जो कि हमारा क्या हुआ डेल्टा T बाई L, ठीक है। डेल्टा T क्या हुआ बच्चों, T फाइनल माइनस T इनिशियल डिवाइडेड बाई L, इस तरीके से हुआ। बच्चों हम इधर से चल रहे हैं, इधर से हमने स्टार्टिंग करी और इधर गए, तो T फाइनल बच्चों क्या होगा, वो होगा हमारा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L, या अब बच्चों T2 कम है T1 ज्यादा है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी निगेटिव, ठीक। अब देखिए अब हमने क्या किया, L का मेजरमेंट हम यहां से स्टार्ट करते हैं और इधर पहुंचते हैं, तो T फाइनल हो गया बच्चों हमारा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L, T1 बड़ा है T2 छोटा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से पॉजिटिव। इसलिए बच्चों एक बार हमारे पास dt बाई dx निगेटिव आता है, एक बार dt बाई dx पॉजिटिव आता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरफ से जो है L का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसका ग्राफ यदि बनाए हम बच्चों, तो देखिए हमारे पास ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसको जरा आप देखिए, और क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है। सपोज करिए ये हमारी जो है लेंथ है, यहां से स्टार्ट होती है और L तक जाती है, ये L हो गई बच्चों। ये टेम्परेचर हमारा है T1 और ये टेम्परेचर है हमारा T2, T1 बड़ा है T2 छोटा है। हमने मेजरमेंट जब यहां से स्टार्ट किया तो 0 पे हमारा L है, तो उस समय टेम्परेचर कितना है T1 है, और जब हम L पे पहुंचे तो उस समय टेम्परेचर हमारे पास T2 है, तो हमारे पास इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो देखिए आ गया थीटा हमारा आया ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज एंगल का tan थीटा बच्चा होता है नेगेटिव, और वही चीज हमको यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम मेजरमेंट L का इधर से करते हैं तो हमको यह मिलता है नेगेटिव। अब बच्चों देखिए दूसरी कहानी, ग्राफ हम फिर से बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 0, ये टेम्परेचर हो गया T1 और ये टेम्परेचर हो गया बच्चों T2 और ये हो गया हमारा L। हमने मेजरमेंट लेंथ का इधर से करना शुरू किया, तो इस समय जब हम 0 पे हैं तो टेम्परेचर हमारा है T2, तो 0 पे टेम्परेचर हो गया T2, ये पॉइंट ले लिया। हम पहुंचे L पे पहुंचे तो टेम्परेचर हो गया हमारा T1, तो बच्चों ये L पे टेम्परेचर आ गया T1 यहाँ पे। तो अब ग्राफ हमारा बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। हम इसका स्लोप निकालेंगे बच्चों, तो देखिए हमारे पास इस तरीके से आएगा, और ये आएगा थीटा, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल का tan थीटा होता है बच्चों पॉजिटिव। तो बच्चों टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, बशर्ते इस पे डिपेंड करता है कि हम L का मेजरमेंट किस जगह से कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जेई के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों अब हम आपसे बात करते हैं हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस की, और बच्चों ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस का। मैं आपको इस वीडियो में इसका जो है कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक, बताना जरूरी है इसलिए बता रहा हूं। और अगला वीडियो जो मेरा बनेगा जो है कंडक्शन पे, ठीक है,
जो कि पार्ट 2 होगा कंडक्शन का, उसमें भी मैं बात यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और यदि ये आपके समझ में आ गया तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को उठा के तोड़ दोगे तराक से। ठीक, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं हीट करंट। ठीक है, हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ हम लेके चलेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब देखिए क्या होता, हमारा जो हीट फ्लो का जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, तो वो हमारे पास आया था के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल अपॉन टी। इस तरीके से आया था, डिवाइडेड बाई एल इंटू टी आया था। टी को बच्चों हम इधर ले आते हैं तो ये आ गया हमारा Q बाई टी इजकल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक, Q बाई टी, हीट का फ्लो टाइम के साथ क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब मैं यहीं पे रुक जाता हूं। बच्चों, जो बच्चे आप में से फर्स्ट ईयर में हैं उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, और जो लोग नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों ने तो पूरा कोर्स कवर ही कर रखा होगा। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा होगा, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल में। और इलेक्ट्रिकल में एक फॉर्मूला आता है बच्चों, आई यानी कि करंट इजकल टू क्यू बाई टी। ये होता है, क्यू होता है हमारा चार्ज और टी होता है हमारा टाइम। यानी कि क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है करंट। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छी तरीके से। अब देखिए क्या हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है और Q बाई टी है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। और बच्चों इसी को हम कहते हैं हीट करंट। ठीक है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं हीट करंट, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों हम H से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम H से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास H इक्वल टू हो गया Q बाई टी, और Q बाई टी इसके बराबर है, तो बच्चों हो गया हमारा K डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L, और ये आ गया H। तो कुल मिलाकर के जो हमारा हीट करंट आया वो आया Q बाई टी, और हमारे पास ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों हीट करंट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकंड, नोट कर लीजिए। और फिर इसका डायमेंशन भी निकाल देंगे बच्चों, तो इसका डायमेंशन जो निकल के आएगा वो आएगा ml स्क्वायर टी की पावर -3। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ये हमारे पास आ गया जूल पर सेकंड, और इस तरीके से इसका डायमेंशन आ गया। ठीक है, तो हीट करंट का हमारे पास फार्मूला निकल के आया, H बराबर क्यू टी और H बराबर के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। हीट करंट के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। हीट करंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हीट करंट के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है करंट का, क्योंकि अब जो हम सवाल लगाएंगे जो कि अगले वीडियो में लगाएंगे, अभी नहीं, उसमें जो है हम हीट को करंट की तरह ही ट्रीट करके चलेंगे। हीट को किसी तरह ट्रीट करके चलेंगे, करंट की तरह, और सारा का सारा इलेक्ट्रिकल का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर लगेगा, और फिर हमारा कोई भी सवाल हो जाएगा बहुत ही आसानी से। बच्चों कैसे होगा ये तो जब सवाल करवाएंगे तभी हम स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल जो है इसको हम यहां साइड में नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम साइड में नोट कर लेते हैं और फिर देखेंगे आगे की बात। तो H इक्वल टू हो गया Q बाई टी, और बच्चों H इक्वल टू हो गया हमारा के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों बात हो गई हमारी हीट करंट की। अब देखिए इसकी हम एनालॉजी देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे इलेक्ट्रिकल से, और फिर हम निकालेंगे थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला। ठीक, तो बच्चों अब हम जो बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं,
एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी हम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया बच्चों हमारे पास हीट, और ये हो गया बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं हीट करंट। ठीक है, हीट करंट, और ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हीट जो हमारी फ्लो करती है वो फ्लो करती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, हीट जो हमारी फ्लो करती है वो करती है हमारे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पहले तो ये दोनों में सिमिलरिटी आई। ठीक है, अब बच्चों जो देखो क्या होता है कि जो हमारे पास होता है हीट करंट होता है बच्चों, जो हमारे पास हीट करंट होता है वो होता है बच्चों हमारे पास क्यू बाई टी नहीं, हाँ क्यू बाई टी इस तरीके से होता है। यहां पे क्यू हमारे पास है हीट, और ये है टाइम फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। यहां पर देखिए हमारे पास करंट क्या होता है, करंट होता है बच्चों हमारे पास वो होता है क्यू बाई टी। यहां पर भी होता है, लेकिन ये चार्ज है, ये टाइम है, यहां ये हीट है, ये टाइम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हीट करंट का एक फार्मूला हमारे पास एक और निकला, और वो फार्मूला हुआ बच्चों हमारे पास के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि क्यू बाई टी इसके बराबर होता है। और देखिए ये हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां लिखा था। इसी तरीके से करंट का भी हमारे पास एक फार्मूला है जो कि ओम लॉ से है, वो है डेल्टा वी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, जहां आर क्या है, रेजिस्टेंस है वायर का या कंडक्टर का। ठीक है, और यहां पर ये चीज है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो आर होता है रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, वो होता है रो एल बाई ए। इसको जरा देखिएगा, जहां रो होता है बच्चों हमारे पास रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमारे पास होता है रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है हमारे पास वो होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जरा इसको नोट करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से कंपेरिजन हो रहा है इसका। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, हमारे पास ये डेल्टा वी है, यहां डेल्टा टी है, और नीचे आर है, यहां नीचे एल है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों यहां पे, तो एच बराबर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल अपॉन के ए, ऐसे लिख लेंगे इसको। देखिए एल अपॉन के ए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों आर की जो है फार्मूला हमारे पास है ये। ठीक, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये है। हम इस आर की जगह ये लिख देते हैं, तो I इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए। ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। अब बच्चों देखिए ये हमको अगर हम यहां मिटा दें तो हमारे पास जो आया था वो आया 1 अपॉन के एल बाई ए। ये आया ना, देखिए एल अपॉन के था, इसको हमने इस तरीके से कर लिया, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। तो बच्चों देखिए जैसा ये है वैसा ये है। ठीक है, वैसे ये है। देखिए जैसा ये है वैसा ये है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास ये भी देखिए ये रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इसको आरएस से डिनोट करते हैं। यानी कि क्या हुआ, हीट करंट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। और हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इस तरीके से बच्चों हमारी एनालॉगी बनती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी एनालॉगी बनती है। ठीक है, तो हमको ये चीज इसमें मिला। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आया वो निकल के आया 1 अपॉन के एल बाई ए। ठीक है, के कंडक्टिविटी है, रो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी होती है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। अगर हम रो की जगह 1 अपॉन कंडक्टिविटी लिखे तो यहां भी कंडक्टर वाला के आ जाएगा। सेम फार्मूला दोनों से आ गया। देखिए इसमें जो है
करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसमें हमारा हीट का फ्लो हो रहा है। इसको करंट को आगे चलने में हमारी जो है रेजिस्टेंस आता है, उसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसमें हीट को आगे चलने में जो हमारा रेजिस्टेंस आता है उसको हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ये बच्चों एनालॉगी हो गई पूरी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारी हीट की। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो हमारा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट निकल के आया उसको हम जरा फिर से एक बार कायदे से लिखते हैं, फिर आपको आगे बात बताता हूं, और फिर इसके बाद जल्दी से इसके करेंगे सवाल। ठीक है, फिर इसके करेंगे सवाल। ठीक, तो देखिए बच्चों, हमको क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया डेल्टा टी हीट करंट इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर एच। ये हमारे पास निकल के आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हीट करंट। बस आपको अभी जब सवाल लगाऊंगा तो डायरेक्ट मैं हीट करंट की बात करूंगा, बाकी कोई बात ही नहीं करूंगा। जहां पे आर एच होता है बच्चों, आर एच होता है वो होता है 1/k/L/A। ये हमारे पास होता है आर एच। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस चीज को नोट कर लीजिए, ये एक पास क्या है, ये हमारे पास है हीट रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/k/L/A। इस तरीके से आ गया बच्चों। इस हीट रेजिस्टेंस का पूरा ट्रीटमेंट, ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट हम करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह। इस पूरी हीट रेजिस्टेंस का पूरा ट्रीटमेंट हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह करेंगे, और इसके ऊपर वो सारे फिनोमिना हम अप्लाई करेंगे जो हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक हमारा आएगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ये हमारे पास आएगा। और बच्चों ये पूरा फिनोमिना हम पढ़ेंगे कंडक्शन के अपने अगले वीडियो में इस पूरे फिनोमिना को पढ़ेंगे, जिसमें होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों ये पूरा जो कंसेप्ट है हमारा वो है हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्शन के फिनोमिना हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंडक्टर का ये पूरा कंसेप्ट जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इन डेप्थ, इन डिटेल। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चों हमारा जो है कंसेप्ट पूरा हुआ कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोन थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स if the temperature of its ends are 100 degree centigrade and 0 degree centigrade, length is 50 centimeter and cross sectional area are 10 centimeter square, given k is equal to this। ठीक है बच्चों, हमको कुछ नहीं करना है इसमें, हमको निकालना है हीट कितना फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर से, जबकि उसकी सारी स्पेसिफिकेशन हमको दे रखी है। हमको निकालना है हीट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला है इसलिए सिंपल है। तो बच्चों हीट फ्लो का जो हमारे पास फार्मूला है वो है के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, एक एक चीज को देखते हैं क्या दिया हुआ, फिर इसको रख के कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए के हमारा कितना देखा है, 400 वाट मीटर पर डिग्री केल्विन। ठीक है, और डेल्टा टी है बच्चों हमारा 100, और देखिए एरिया है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम बदल लेंगे मीटर स्क्वायर में, हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हो गया। लेंथ हमारी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और बच्चों ये हो गया हमारा 50 इंटू 10⁻⁻2। बच्चों इन सवालों में हमको यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यूनिट गई खेल खत्म। ठीक है, यूनिट गई और हमारा खेल खत्म। लास्ट में एक चीज बचा हुआ है टी, तो टी हमारा है 10 मिनट्स, तो बच्चों हो जाएगा हमारा 10 इंटू 60 सेकेंड्स। बस इतनी ही मेहनत इसमें करनी थी, बाकी कैलकुलेशन बचा। हम एक एक चीज यहां पे रख देंगे, देखते हैं क्या आता है।
तो के आ गया हमारा 400 इंटू ए है हमारा 10 इंटू 10⁻⁻4, डेल्टा टी हो गया 100 और टी हो गया 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एल हो गया हमारा 50 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या आ रहा है, कट पिट के सब क्या आ जाएगा हमारा, हम देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा कटा इससे और ये पूरा साफ हो गया इस तरीके से, और 50 का एक जीरो उड़ा दीजिए इससे। ठीक, तो हमारे पास आया 400 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5 12 पंचे 60, ये आ गया बच्चों 12 चौक 48, 48,000 जूल का जो है हमारा जो है हीट ट्रांसफर हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, 10 मिनट में हमारा इतना जो है हीट का ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों। यही हमारा जो है सवाल था। ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चंस में थोड़े थोड़े पेंच पड़ना शुरू होंगे, तो देखते हैं अब हमारा कि अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये, फाइंड द मास ऑफ आइस मेल्टेड इन 6 मिनट इफ हीट सप्लाइड टू आइस थ्रू ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थर्मल कंडक्टिविटी K = 0.4 कैलोरी पर सेकेंड पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस = 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास एक आइस का टुकड़ा है इस तरीके से, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक बर्फ है, एक टुकड़ा इसका बर्फ का इस तरीके से है। इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बर्फ के टुकड़े को एक कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, कंडक्टर का ये एंड हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है आइस। ठीक है, इधर हमारा इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इस एंड का और आइस का भी। इसके थ्रू हमारा हीट जाती है। इसकी लेंथ हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह इसकी दे रखी है। तो हमको ये बताना है कि 6 मिनट में हमारा जो है आइस कितना मेल्ट हो जाएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कितने ग्राम या कितने किलो वो मेल्ट हो जाएगा, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। तो बच्चों आइस हमारा मेल्ट क्यों होगा, क्योंकि उसको हीट मिलेगी। ठीक है, और कितनी हीट उसको चाहिए, हीट उसको चाहिए पिघलने के लिए Q = ml। ठीक है, तो ये जो है इतना यहां से हमारा m निकल आएगा कि हमारा जो है कितनी आइस जो है हमारी मेल्ट होगी, हमें यही मास निकालना है। तो बच्चों लेटेंट हीट हमको क्वेश्चन में दे रखा है, अगर Q हमारा निकल जाए तो हम निकाल देंगे कि हमारा कितना मास ऑफ आइस मेल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब सारी कहानी हो गई Q कि Q कितना होगा। तो Q बच्चों वही होगा जो इधर से ट्रांसफर होके यहां तक पहुंच रहा, वही हमारा Q होगा। तो बच्चों देखिए Q क्या आएगा हमारा, Q आएगा हमारा KA, ठीक है, डेल्टा T इंटू टाइम डिवाइडेड बाई L, यही हमारा Q होगा। और वो हम इसको यहां रख देंगे तो हमारा जो है मास निकल आएगा। तो सारी कहानी बच्चों हमारी Q निकालने की है। तो हमको A दे रखा है, लेंथ टाइम दे रखा है, लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर हो गई, और बच्चों K जो है हमारा वो है 0.4, ठीक है, कैलोरी पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, पर डिग्री K और पर ग्राम, ये हमको दे रखा है यहाँ पे। और ये सारी चीजें हो गई मेरे ख्याल से, K हो गया, A हो गया, डेल्टा T हो गया, टाइम हो गया और लेंथ हो गया। बच्चों हम इसको यहाँ रखते हैं, देखते हैं हमारा कितना आता है। तो देखिए हमारे पास K हो गया 0.4, A हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और डेल्टा T हो गया 100 और T हो गया बच्चों 6 मिनट हमको दे रखा है। तो 6 मिनट हो जाएगा हमारा 6 सेकंड में बदलेंगे, और डिवाइडेड बाई L है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, L है हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहां पर सारी चीजें हमको दे रखी है CGS यूनिट में, इसलिए हमको इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बच्चों इसको सिंपल सा कैलकुलेट कर देंगे, क्यों हमारा निकल के आ जाएगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास 20 से हम काट देते हैं सीधे 60, तो आ गया हमारे पास 3। 10 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 का, तो आ गया 4 इंटू 100
इंटू 6×18 और ये बच्चों आ गया 18 चौक 72, तो आ गया 7200 कैलोरी। देखिए यहाँ पर हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिट हमारी जो है सीजीएस दी हुई है और सीजीएस यूनिट हीट की होती है कैलोरी, तो यानी 7200 कैलोरी की हीट हमारी जो है 6 मिनट में इधर से सप्लाई होगी। तो बच्चों यहाँ पर Q हो गया हमारा 7200 बराबर M और L हमको दे रखा है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो हमने इसको 80 से मल्टीप्लाई किया तो मास आ गया बच्चों हमारा 7200 डिवाइडेड बाई 80, ये कटा 0 और 9 8 72, तो 90 ग्राम हमारी जो है आइस मेल्ट हो जाएगी 6 मिनट में। बच्चों ये हो गया इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आइस के मेल्ट होने पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, आइस के मेल्ट होने पे बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं और जैसे वो क्वेश्चन देंगे वैसे हमको जो है सोच सोच के निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है। तो बच्चों ये हमारा आइस की मेल्टिंग वाला एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बच्चों अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताता हूं और वो बात ये है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसमें सबसे पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो डाला है इंट्रोडक्शन टू थर्मल फिजिक्स का। ठीक है बच्चों, आप यदि अच्छी तरीके से थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं और कमांड चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्लीज सबसे पहले देख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है वो काफी कंफ्यूजिंग है और बच्चे उसमें बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो है थर्मल फिजिक्स को पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में यही बताया है कि थर्मल फिजिक्स को हमें पढ़ना कैसे चाहिए। अगर आप देख लेंगे तो आपका फायदा होगा और नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा जो है वो बेस है हमारा हीट करंट। ठीक है, हीट करंट के कंसेप्ट पे। ठीक है, हीट करंट मैंने आपको बताया था कि हीट करंट को हम H से डिनोट करते हैं और वो होता है हमारा डेल्टा T बाई आर। ठीक है, डेल्टा T बाई आर होता है और ये बच्चों होता है हमारा, एक तो होता है डेल्टा T बाई आर और दूसरा इसका बच्चों फार्मूला होता है Q बाई टी और एक फार्मूला और होता है KA डेल्टा T बाई एल। इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल से आपको बता रखा है। ठीक है बच्चों, R को अगर हम RH लिख दें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये बच्चों हमारा जो RH है ये RH है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अब जो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों वो हीट करंट के ही कंसेप्ट पे बेस है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं उसमें हम हीट करंट का जो है कंसेप्ट किस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है A और दूसरा कंडक्टर है बच्चों B। इसका लेंथ दोनों का बराबर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है और जो है ये आपस में जुड़ करके ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इधर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इधर हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है बच्चों, तो हमसे ये कहा गया है कि जहां पर ये ज्वाइन होते हैं वहां पर टेम्परेचर हमारा क्या है, जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन होते हैं वहां पर टेम्परेचर हमारा क्या है। हमको ये दे रखा है कि A का जो है थर्मल कंडक्टिविटी ये है 300 वाट पर मीटर डिग्री के और B का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 200 वाट पर मीटर डिग्री के है। ठीक है बच्चों, इतनी चीज हमको दे रखी है। इस तरीके के काफी क्वेश्चन अभी हम करेंगे और इसमें जो है अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें इस टाइप के काफी क्वेश्चन होंगे। यहां पर सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि टेम्परेचर किस तरीके से निकालते हैं, इसमें और भी चीजें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हाई टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है। हीट का फ्लो इधर से इधर होने को चलेगा, इधर से इधर चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है हमारी इधर भागेगी तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ हो जाएगा जो कि यहाँ का टेम्परेचर इससे कम होगा लेकिन इस वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा, क्योंकि हीट हमारी इस तरीके से फ्लो हो रही है बच्चे। तो क्या हुआ कि हीट करंट बच्चों हमारा इधर चलेगा। तो देखिए क्या हुआ कि हीट करंट जो इसमें रहेगा ए में वही हमारा इधर रहेगा, क्योंकि करंट का जो है हमारा मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला। करंट का जो फ्लो होता है, हीट का जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, वो हमारा नहीं बदलने वाला। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि यहाँ बीच का टेम्परेचर जो है वो T है। ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हमारा बीच का टेम्परेचर T है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया इसको। अब देखिए जो सिंपल सी बात है वो ये है
क्लियर सी आप बात नोट कर लीजिए कि हीट जो हमारी फ्लो होगी, हीट जो ए में फ्लो होगी, ए वाले ब्लॉक में, वही हमारी जो है इधर फ्लो होगी। ठीक है, क्या हुआ कि फ्लो रेट ऑफ हीट जो इधर होगा वही फ्लो रेट ऑफ हीट इधर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कम ज्यादा हो तो इधर धीरे चले उधर ज्यादा चले, जो होगा वो सेम होगा। यानी क्या हुआ, करंट जो होगा हमारा दोनों में सेम होगा। तो हीट करंट इन ए बराबर हीट करंट इन बी। अब बच्चों यहां से यहां तक हम करंट निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे के ए इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एक्स। लेंथ इसकी हम एक्स या एल ले लेते हैं, एल हो गया। और बच्चों यहां पर आ जाएगा हमारा, यह डेल्टा टी ए लिख देते हैं, ए वाले ब्लॉक में जो डेल्टा टी है। बच्चों इधर आएगा हमारा के बी और ए डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि इसकी भी लेंथ बराबर है, इसकी भी लेंथ बराबर है। ये हो गया बच्चों। देखिए जो हमारा हीट करंट इधर होगा वही हीट करंट इधर होगा, क्योंकि ये आपस में जुड़े हैं, तो इधर से जो हीट आएगी वो धीरे धीरे इधर से करके निकल जाएगी। बस यही इसमें लगना था और इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ हमारा बराबर है, ये कट गया। तो देखिए ये हुआ हमारा के ए। अब डेल्टा टी ए क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस, तो बच्चों ये हमारा होगा 100 माइनस टी, और यहां पर आएगा के बी और यहां पर आ जाएगा टी माइनस जीरो, क्योंकि यहां डेल्टा टी बी होगा तो ये आ गया टी माइनस जीरो, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए के ए की वैल्यू है हमारे पास 300 और ये हो गया 100 माइनस टी इस तरीके से, और ये हो जाएगा बच्चों 200 हमको दे रखा है यहां पर, और ये हो गया टी। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से तो ये आ रहा है 300 इंटू 100 माइनस 300 टी बराबर 200 टी इस तरीके से, और आ गया 500 टी इक्वल टू 300 इंटू 100, ये आ गया बच्चों। तो देखिए ये हमारा 2 जीरो इससे कट गया, तो टी आया हमारा सिंपल सा 300 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बच्चों दोनों के इंटरफेस पे हमारा टेम्परेचर होगा, दोनों के इंटरफेस पे टेम्परेचर होगा। बच्चों इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, हमारे पास दो अलग अलग मेटल के ये दो ब्लॉक हैं जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, हीट का फ्लो हमारा इधर से इधर हो रहा है, तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारा जो है इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा जहां पे दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये पूछा गया है बच्चों। तो हमारा क्या हुआ कि इसका जो हमको के दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी दे रखी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एक काम करते हैं कि बच्चों जो हीट करंट हमारा फ्लो करेगा, जो हीट करंट हमारा फ्लो करेगा वो इसमें जो होगा वही इसमें होगा, दोनों को बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया। हीट करंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, और वो क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, वो भी हमारा हीट करंट और जो है थर्मल रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे बेस्ड है। हीट करंट और थर्मल रेजिस्टेंस के कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या है कि हमारा जो है जो कंडक्टर है, जो मेटल का ब्लॉक है, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ना होकर के वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का है। देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों ये देखिए हमारे पास एक कंडक्टर है और ये वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है। ठीक है, ये देखिए इसका इधर क्रॉस एरिया कम है और इस साइड में हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से ज्यादा है, ये वेरी कर रहा है, एक जैसा नहीं है। ठीक है, हमको क्या क्या चीज दे रखा है वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए इसका सेंटर है और इसको हम यहां से ऐसे मिलाते हैं तो यहां पे आके ऐसे मिलता है। ठीक है, ये रेडियस है बच्चों हमारा R1। ठीक है, ये रेडियस हमारा है R1 और ये रेडियस है बच्चों हमारे पास R2 इस तरीके से। ठीक है, इस कंडक्टर की लेंथ है हमारी पूरी की पूरी L, यहां से यहां तक जो लेंथ है वो बच्चों है हमारी L। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K और इस फेस का टेम्परेचर है बच्चों T1 और इस फेस का टेम्परेचर है T2 और हमको यहां पर दे रखा है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। इतनी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है। ठीक है, अब बच्चों हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड आउट the rate of flow of heat। ठीक है,
रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हमको निकालना है थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू दिस कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो है ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है और यही इस क्वेश्चन में पेज है। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो बच्चों क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि H होता है जिसकी वैल्यू होती है Q/T। ठीक है, Q/T, इसको हम कहते हैं बच्चों KA डेल्टा T/L, या हम H बराबर डेल्टा T/R भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान है हमारा, हम R निकाल लें, डेल्टा T हमें पता है, तो डेल्टा T बच्चों क्या है, वो है हमारा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई R। R हम निकाल लेते हैं, हमारा निकल आएगा बहुत आराम से, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो बच्चों देखते हैं R क्या होता है। R बच्चों होता है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस, इसको RH लिख लें। तो RH थर्मल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू होती है L/K इंटू A, ये मैं बता चुका हूं। तो बच्चों L हमारा जो दिया हुआ है, K हमारा दिया हुआ है, A हम रख देते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बच्चों यहां पे कहानी ये बनती है कि यहां पर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हम किधर का रखें, इधर का रखें, इधर का रखें, कहां का रखें, क्योंकि तो दोनों तरफ पर ही, अभी तक इसमें हम कर रहे थे, इसमें यूनिफॉर्म था तो हम कहीं का भी रख देते थे। बस यही सारी कहानी हमारी करता है गड़बड़। कॉन्टिन्यूसली वेरी होता हुआ हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो बच्चों अब हम इसका जो है A की वैल्यू हम यहाँ पे किस तरीके से रखें, कहानी यहाँ पर सबसे बड़ी हो गई ये। ठीक है बच्चों, और जब कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बच्चों फिर हमारे पास एक ही मात्र रास्ता बचता है कि हम जो है एक पतली सी स्ट्रिप लेंगे और फिर उसका प्रॉपर लिमिट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारी समस्या का समाधान निकल आएगा। तो बच्चों हम यही काम करने जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप लेते हैं और उसका निकालते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, और उससे निकालेंगे फिर हम की रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, फिर उस रेजिस्टेंस को इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा निकल आएगा। तो बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जो कि है हमारा डेल्टा T/R, R लिख लेते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, और यहां पर डेल्टा T है बच्चों T1 माइनस T2, और ये है हमारे पास इस तरीके से R। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए हम ये R किस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों हर पॉइंट सेक्शन पे हमारा R वेरी हो रहा है, क्योंकि हर जगह पे हमारा A वेरी हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, एकमात्र उपाय कि यहां से एक डिस्टेंस लेते हैं इस तरीके से X, और यहां पर एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, पतली सी स्ट्रिप लेते हैं जिसकी थिकनेस है हमारी dx, और रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि हमारे पास है dr, ऐसे हमने मान लिया। ठीक है बच्चों, और देखिए रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है हमारे पास वो है R=L/KA। ठीक है, और बच्चों यहां पे रेडियस इसका है R1, इसका है R2, और हम सपोज करते हैं कि ये हमारा जो है, ये हमारे पास जो स्ट्रिप ली है वो हमारे पास इस तरीके से डिस्क के फॉर्म में आएगी। इसका रेडियस हम सपोज कर लेते हैं कि वो है हमारे पास R, तो हम इसके इस रेडियस को मान लेते हैं कि ये रेडियस है बच्चों हमारे पास R, इसका रेडियस है बच्चों हमारे पास R, यहां पे हमने इस तरीके से इसका रेडियस मान लिया। ठीक है बच्चों, यहां पर आया, तो बच्चों अब इसके जो हमने मानी रेजिस्टेंस वो मानी dr, तो हम इस फार्मूले के बेस पे dr का फार्मूला लिखते हैं। तो देखते हैं कि हमारा dr यानी रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्ट्रिप क्या आ रहा है। तो देखिए बच्चों वो इस तरीके से आएगा, dr = L, L क्या हुआ, थिकनेस हुआ, तो ये आ गया हमारे पास dx, फिर आए थर्मल कंडक्टिविटी के, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कंडक्टर हमारा छोटा हो या बड़ा, थर्मल कंडक्टिविटी हमारी नहीं बदलती है, वो वही रहती है, तो हमारी के रहेगी। अब बच्चों आता है एरिया, और इस एरिया को हम मान लेते हैं कुछ है हमारे पास, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये एरिया हमारे पास जो है वो है हमारे पास AM, मिडिल का कुछ यहाँ पे A। अब बच्चों देखिए ये हमारा जो है डिस्क, इसको हम साइड से देखेंगे तो ये हमारा एक डिस्क के फॉर्म में होगा, और बच्चों जिसका रेडियस है R, तो बच्चों इसका जो हमारा होगा एरिया क्रॉस सेक्शन वो होगा πr²। ठीक है,
तो हम इस am की जगह रख देते हैं पाई आर स्क्वायर, तो आ गया बच्चों डी आर हमारा, वो आ गया dx, ठीक है, dx, और ये आ गया इस तरीके से dx, और dx की जगह ये आ गया हमारा इस तरीके से k इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास आ गया k इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा पास निकल के आ गया, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या होता है यहां पर, अब देखिए यहां पर क्या होता है, हमको ये नहीं पता कि हमारा आर क्या है, हमको ये बात नहीं पता कि हमारा आर क्या है, तो अब सारी पहलवानी हम करेंगे आर निकालने के लिए, ठीक है। आर निकालने के लिए बच्चों हम करेंगे पहलवानी, तो देखते हैं कि हमारा आर क्या आता है, हमारा जो आर आ रहा है वो हमारा क्या आता है, ठीक, ये हमको करना है। तो चलिए बच्चों इस काम को करते हैं और देखते हैं कि हमारा आर किस तरीके से निकल के आता है। तो बच्चों आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे खींचेंगे। तो देखिए बच्चों ये जो डिस्टेंस है हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया हमारे पास ई, ठीक है बच्चों। तो देखिए डी से सी के बीच की जो दूरी होगी वो होगी हमारी R2 माइनस R1, और ई से बी की जो दूरी होगी वो बच्चों होगी R माइनस R1, इस तरीके से होगी, ठीक। अब बच्चों देखिए यहां पर ये एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये इस तरीके से, ये ट्रायंगल है बच्चों हमारे पास ट्रायंगल ACD, और ये सिमिलर है बच्चों ट्रायंगल ABE के, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABE के, ये सिमिलर है। अब बच्चों हम इसमें इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो ये होती है कि सिमिलर ट्रायंगल का जो साइड का रेशियो हमारा बराबर होता है। तो देखिए ACD इसमें क्या हुआ, ये लेंथ और ये लेंथ लेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ रहा है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू, ठीक है, R माइनस R1 डिवाइडेड बाई X, ये इस तरीके से आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि हम लिखेंगे R माइनस R1 बराबर X इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L, ये आ गया बच्चों। तो R हमारे पास आ गया R1 प्लस X R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L, ये हमारे पास यहां पे इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L हमारे पास ये है R2 कांस्टेंट, R1 कांस्टेंट, L कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट है बच्चों। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा एक A है, और A की वैल्यू हमने मान ली R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L, ये हमने इस तरीके से हमने मान लिया। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास R हो जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस AX, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, R1 प्लस AX इस तरीके से हो जाएगा। अब जो है R की वैल्यू यानी हम यहां रख देंगे, ठीक है, R की ये वैल्यू हम यहां पे इस तरीके से रख देंगे। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे dx इज इक्वल टू k पाई, और R की वैल्यू आ गई R1 प्लस AX का स्क्वायर, ये आ गया dr। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो हमें निकालना है R और dx, x हमारा यहां से स्टार्ट होकर के इधर जाता है, तो हम इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देते हैं, हमारा आ जाएगा यहां पे r, ठीक है, हमारा आ जाएगा r, फिर इसको हम इसमें रख देंगे, हमारा निकल आएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक। तो देखिए बच्चों अब हम इसके इंटीग्रेशन की तैयारी करते हैं, तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, एक एक बात को देख लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ dr, ठीक है, हमें निकालना है r, तो बच्चों r जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr, और यहां पर बच्चों आ गया हमारे पास देखिए 1/k पाई और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन R1 प्लस AX का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है, R1 प्लस AX का स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम इसके इंटीग्रेशन करेंगे, देखते हैं इंटीग्रेशन इसका हम कैसे कहेंगे और हमारी लिमिट क्या होगी, ठीक है।
हमारी लिमिट क्या होगी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हमको एक चीज मिला है, a बराबर R2 माइनस R1 अपॉन L। ठीक है बच्चों, तो हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इंटीग्रेशन। बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने सपोज कर लिया कि R1 प्लस AX ये हमारा हो गया t, ठीक है, तो a dx जो है वो हो गया dt, यानी dx हो गया बच्चों हमारे पास dt डिवाइडेड बाई a। इस तरीके से आ गया हमारा dx, ठीक है, इस तरीके से dx आ गया हमारा, हम इसको यहां रख देंगे। अब बच्चों इसके जो यहां पर हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा dt, तो चलिए यहां पे रखते हैं। तो आ गया 1 अपॉन k पाई इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई a, ठीक है, dx इक्वल टू dt बाई a था, और ये हो गया t स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास आ गया 1 पाई k पाई a इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, और यहां पर आ गया हमारा dr, यहां से हो गया 0 से r इसकी लिमिट। सवाल पैदा होता है कि यहां पर हम यहां पर क्या लिमिट रखें, तो बच्चों हम लिखते हैं t1 से t2 लिमिट रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम t1 t2 क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x स्टार्ट हो रहा है यहां से, यहां है x0, तो बच्चों t1 के लिए क्या हो गया, t1 के लिए हो गया x0, तो हमारा आ गया r1 प्लस a इंटू 0, तो t1 की वैल्यू आ गई r1। अब देखिए t2 कहां जाएगा, t2 x कहां तक वैल्यू कर रहा है, यहां से स्टार्ट होता है यहां तक जाता है, यानी x की अपर वैल्यू हो जाएगी l, तो हम इसमें रखेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा t2 आ जाएगा r1 प्लस a इंटू l, ये आ गया। अब बच्चों देखिए a हमने इसको माना था, इसकी वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो देखिए क्या आया, t2 इक्वल टू r1 प्लस, ठीक है, r2 माइनस r1 अपॉन l इंटू l, इस तरीके से आ रहा है। तो देखिए l से l कट गया, हमारे पास आया r1 प्लस r2 माइनस r1, यानी आ गया हमारे वैल्यू r2, तो t2 की वैल्यू आ गई r2, तो हम इसको यहां पर देखिए t1 की वैल्यू आई हमारी r1 यहां पर, और t2 की वैल्यू आई r2 यहां पे, हम इसको यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास r1 से r2 तक, ठीक बच्चों। अब देखिए इसके बाद आया 1 बाई k पाई a, ठीक है, माइनस 1 बाई t, इसका इंटीग्रेशन आएगा, और ये आ जाएगा r1 से r2 तक, ठीक। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई k पाई a, ठीक है, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी हमारे पास r की। ये रेजिस्टेंस हमारे पास इतना आ गया है, इसको आप पूरा ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर रुक रहा हूं, पॉज करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। फिर देखते हैं बच्चों इसका फाइनल आंसर अभी हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, तो बच्चों जो हमारा r आया हम उसको लिखते हैं, तो r की वैल्यू आई, वो आई हमारे पास 1 बाई k पाई a, ठीक है, r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2, ये आ गया इस तरीके से, ये हमारा आ गया बच्चों वैल्यू। अब देखिए यहां पर a है, a की वैल्यू थी ये, इसको हम यहां रख देते हैं बच्चों, तो आ गया 1 अपॉन k पाई r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l, ये इस तरीके से आ गया, इनटू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई r1 r2। बच्चों देखिए r2 माइनस r1 ही कट जाएगा, और a की वैल्यू हमने यानी यहां रखी थी, तो देखिए ये गया कट, और हमारे पास जो r आया वो आया हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से आएगा, है जो आएगा वो आ जाएगा l अपॉन, ये l ऊपर पहुंच जाएगा, l अपॉन k पाई, ठीक है, k पाई r1 r2, ये आ गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये हमारा निकल के आया l अपॉन k पाई r1 r2। फाइनली जो हमारे पास आ रहा है, इसको बहुत ही कायदे से प्यार से लिखते हैं, l अपॉन k पाई r1 r2, ये आ गया रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी हीट करंट। तो बच्चों उसकी वैल्यू है हमारे पास डेल्टा टी बाई आर, यानी कि T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई आर,
और आर की ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास जो आएगा वो आएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई आर, यानी L अपॉन K पाई R1 R2। और बच्चों फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारे पास हीट फ्लो का, इसको मैं ऊपर लिखता हूं यहाँ पे, या रहने दीजिए यहीं लिख देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा KH इज इक्वल टू, ये ऊपर पहुंच जाएगा, हो जाएगा K पाई R1 R2 T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। और ये बच्चों फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सलूशन आप कायदे से वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। इसमें पूरा कंसेप्ट लगा है, जितना इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगा वो तो लगा है, जो है थर्मल कंडक्टिविटी का लगा है, थर्मल रेजिस्टेंस का लगा है, हीट करंट का लगा है, फ्लो ऑफ हीट का लगा है, पूरा कंसेप्ट लपेटे हुए क्वेश्चन है, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो ये मेरा खत्म होता है, लेकिन अभी कंडक्शन का जो है कंसेप्ट पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अब जो है इसके अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में, जो है डिटेल में, और देखेंगे हमारा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।